Today we'll start your second story, परमात्मा का कुत्ता। इसके राइटर है मोहन राकेश, जो एकाधार में कहानीकार, निबंधकार, नाट्यकार और आलोचक भी है। अक्सर हम देखते हैं सरकारी दफ्तर में जो काम है वो बहुत धीरे धीरे होते हैं। या तो सरकारी बाबू लोग हमारे काम पर ध्यान नहीं देते, या फिर जो अर्जी हम करते हैं, मतलब एप्लीकेशन जो देते हैं, उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड होने में बहुत समय लग जाता, महीनों सालों भी लग जाते हैं। और आम लोग इसी कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। इस कहानी में एक अधेड़ आदमी, एक ओल्ड एज का आदमी, जो एक जमीन के कागजात के सिलसिले में 2 साल सरकारी दफ्तर में चक्कर काटने के बाद जब हताश हो जाता है, तब वो अपना गुस्सा उसी सरकारी दफ्तर में जाकर जाहिर करता है। और अंत में बाबू लोग उससे परेशान होकर उसका काम करने पर मजबूर हो जाते हैं और अंत में उसकी अर्जी मंजूर हो जाती है। इस व्यंग्यात्मक कहानी में लेखक सरकारी बाबू लोगों की मानसिक स्थिति और क्लाइंट्स के साथ उनका व्यवहार और सरकारी दफ्तर के परिवेश के बारे में बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया है। चलिए फिर शुरू करते हैं। परमात्मा का कुत्ता। ये वीडियो देखने के टाइम पे सब लोग टेक्स्ट बुक भी पास रखो और टेक्स्ट बुक को ध्यान में रखते हुए अगर इस कहानी को सुनोगे तो बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। क्लियर? बहुत से लोग यहाँ वहाँ सिर लटकाए बैठे थे, जैसे किसी का मातम करने आए हों। कुछ लोग अपनी पोटलियां खोलकर खाना खा रहे थे। एक व्यक्ति पगड़ियां सिर के नीचे रखकर कंपाउंड के बाहर सड़क के किनारे बिखर गए थे। सरकारी दफ्तर है, लोग अपनी अपनी अर्जियां लेकर वहां आए हैं। जब तक बुलावा नहीं आता बाबू की तरफ से, लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ वहाँ लोग बिखर कर बैठे हुए हैं। कुछ लोग सड़क के किनारे बैठे हुए हैं और कुछ लोग अपनी पगड़ियां खोलकर नीचे डालकर सड़क के किनारे विश्राम भी कर रहे हैं। छोले कुलचे वाले का रोजगार गरम था। जो घर से खाना लेकर आए थे वो अपनी पोटलियां खोलकर खाना खा रहे हैं, और जो लोग खाना लेकर नहीं आए वो छोले कुलचे वाले से खरीद कर खा रहे हैं। उसका व्यापार गर्म था, लोग छोले कुलचे वाले के पास से खरीद कर खा रहे हैं। कमेटी के नल के पास एक छोटा मोटा क्यू लगा था। कमेटी दफ्तर के जो नल है, पाइप, उस पाइप के साइड में एक छोटा मोटा क्यू लगा था। नल के पास कुर्सी डालकर बैठा अर्जनवीस धड़ाधड़ अर्जियां टाइप कर रहा था। और नल के पास जो अर्जनवीस, मतलब जो अर्जियां टाइप करता है, मतलब एप्लीकेशन जो टाइप करता सरकारी दफ्तर में, वो चेयर के और बैठकर धड़ाधड़ अर्जियां टाइप कर रहा है। सबसे पूछ रहा है तुम्हारा नाम, बाप का नाम, गांव का नाम, काम पूछ रहा है। इधर धड़ाधड़ टाइप कर रहा है अर्जियां, एप्लीकेशन। उसके माथे से बहकर पसीना उसके होंठों पर आ रहा था, लेकिन उसे पूछने की फुर्सत नहीं थी। अर्जनवीस एकाग्र चित्त के साथ
सारी अर्जियां टाइप कर रहा है, पसीना माथे से बहकर होंठों पर आ रहा है, लेकिन उसके पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो पसीना पोंछ सके। अर्जियां टाइप करने में वो पूरा बिजी था अर्जनविस। सफेद दाढ़ियों वाले 2-3 लंबे ऊंचे जाट अपनी लाठियों पर झुके हुए उसके खाली होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ जट पंजाबी पुलिस वाले अपनी लाठियों पर झुके हुए उस भीड़ के खाली होने का इंतजार कर रहे हैं कि भीड़ कब कम होगी और ये लोग अपने ड्यूटी से कब जाएंगे। धूप से बचने के लिए, कड़ी धूप आ रही है और धूप से बचने के लिए अर्जुनविस जो है एक टाट का पर्दा ऊपर लगाया है, 2 बैम्बू डालकर उसके ऊपर एक पर्दा लगाया धूप से बचने के लिए। और वो हवा से उड़ा जा रहा था। जो टाट का पर्दा अर्जुनविस ने लगाया था वो पर्दा हवा के कारण इधर उधर उड़ते जा रहा था। थोड़ी दूर और उस अर्जुनविस से थोड़ी दूर एक मूढ़े के ऊपर बैठकर उस अर्जुनविस का बच्चा अंग्रेजी राइम्स रट्टा मार रहा है। और रट्टा कैसे मार रहा है? CAT कैट, कैट माने बिल्ली, BAT बैट, बैट माने बल्ला, FAT फैट, फैट माने मोटा। अर्जुनविस का बच्चा बैठकर CAT कैट, BAT बैट ये सब रट्टा मार रहा है। कमीजों के आधे बटन खोले और बगल में फाइलें दबाए कुछ बाबू एक दूसरे से छेड़खानी करते हुए, कुछ सरकारी बाबू लोग बगल में फाइल दबाकर, सरकारी फाइलें दबाकर ऊपर के शर्ट के बॉटम खोलकर एक दूसरे छेड़खानी हंसी मजाक करते, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं, उनका काम है इंतजार करना है। सरकारी बाबू लोगों को उनसे कुछ लेना देना है नहीं, लोगों की परेशानी से उन्हें कुछ लेना देना है नहीं, लोगों के इंतजार करने से उन्हें कुछ लेना देना है नहीं। वो बस अपनी मस्ती में गुल है। शर्ट के ऊपर बॉटम खोलकर फाइलें बगल में दबाकर एक दूसरे के साथ छेड़खानी हंसी मजाक करते हुए रजिस्ट्रेशन ब्रांच से रिकॉर्ड ब्रांच की ओर जा रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड लेकर आने के लिए। सरकारी बाबू लोग, उन्हें इस बात का ख्याल नहीं कि लोग लाइन में इंतजार कर रहे हैं। वो बस हंसी मजाक करते हुए रजिस्ट्रेशन ब्रांच से फाइल लाने के लिए रिकॉर्ड ब्रांच की ओर जा रहे हैं बाबू लोग। लाल बेल्ट वाला चपरासी, अब प्यून बेचारा, लाल बेल्ट वाला प्यून जो है, चपरासी जो है, आसपास से भीड़ से परेशान होकर वहां जो स्टूल डाला गया है उस स्टूल के ऊपर दोनों टांगे नीचे लटकाए हुए बैठा हुआ है और मनी मन कुछ हिसाब किताब कर रहा है। और हिसाब किताब करते समय कभी चपरासी का सिर हिल जाता था तो कभी गर्दन। वो अपने सिर और गर्दन हिलाते हुए चपरासी भीड़ से परेशान होकर अपना हिसाब कर रहा है। सारे कंपाउंड में सितंबर की खुली धूप फैली थी। सितंबर का महीना है, पूरे कंपाउंड में चारों ओर खुली धूप फैली हुई थी और चिड़ियों के कुछ बच्चे डालों के ऊपर, छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, नीचे कूद कर आ रहे हैं, फिर ऊपर उठने का अभ्यास कर रहे हैं। और बड़े बड़े डाल जो है उन डालों पर बड़े बड़े कौवे उछल कूद कर रहे हैं। डाल के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जाते हैं, फिर पहले सिरे तक आते हैं। बड़े बड़े कौवे उस डाल के ऊपर इधर उधर हो रहे हैं। सारे लोग चुपचाप बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। सितंबर की धूप चारों ओर फैली हुई है। यह है सरकारी दफ्तर का दृश्य। अब इतने में वहां दिखाई दे एक 70-75 साल की बुढ़िया, जिसका चेहरा झुंझलकों से भरा हुआ है, रिंकल से उसका चेहरा भरा हुआ है। उसका सिर धीरे धीरे हिल रहा है और वो बुढ़िया सबसे पूछ रही है कि उसका बेटा जो मर चुका है
उसके नाम पर जो जमीन अलॉट हुई थी, वो जमीन आज उस बुढ़िया के नाम बन जाएगी या नहीं, उसकी अर्जी आज मंजूर होगी या नहीं। वो 75 साल की बुढ़िया जिसका सिर हिल रहा था, वो सबसे यही पूछ रही थी कि आज उसकी अर्जी मंजूर हो जाएगी या नहीं, वो जमीन उस बुढ़िया के नाम होगी या नहीं। अंदर, अब दफ्तर के अंदर का दृश्य, अंदर हॉल कमरे में फाइलें धीरे धीरे चल रही थी। ये सरकारी फाइलें जनाब बहुत धीरे धीरे चलती है। कभी एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए इन फाइलों को महीनों और सालों भी लग जाते हैं। सरकारी फाइलें बहुत धीरे धीरे चलती है। प्यून एक बेंच से और एक बेंच तक बहुत धीरे धीरे धीमी गति से फाइलें पहुंचा रहा है। दो चार बाबू बीच की मेज के पास जमा होकर चाय पी रहे थे और कुछ सरकारी बाबू लोग उस दफ्तर के बीच में जो टेबल डाला गया था, मेज, वहां खड़े होकर चाय पी रहे हैं। उनमें से एक दफ्तरी कागज पर लिखा अपनी ताजा गजल दोस्तों को सुना रहा था और वो सरकारी बाबू लोग जो गप्पे चला रहे थे चाय पीते हुए, उनमें से एक सरकारी दफ्तरी अपना कागज निकालकर अपना ताजा गजल अपने दोस्तों को सुना रहा है और दोस्त इस विश्वास के साथ सुन रहे थे कि वह जरूर उसने श्यामा या 20वीं सदी के किसी पुराने अंक से उड़ाई है। वो दफ्तरी अपना गजल सुना रहा है और दोस्त लोग भी इसी भरोसे के साथ सुन रहे हैं कि ये उसके असली गजल नहीं है, ये अपना गजल नहीं है, ये शायद किसी पुराने श्यामा या किसी पुराने मैगजीन से उठाकर कागज में लिखकर लाया है और हमको सुना रहा है। दोस्त लोग भी इसी भरोसे के साथ उसका गजल सुन रहे थे। जैसे कहते हैं ना, अर्ज करता हूं जरा गौर से सुनो, अर्ज करता हूं जरा गौर से सुनो, हमें शेरो शायरी की शौक नहीं है, जाकर किसी और से सुनो। बंदा अगर अपना गजल सुना रहा था तो फिर कागज में लिखने की क्या जरूरत थी। जब कागज में लिखकर सुना रहा था, दोस्त लोग भी इसी भरोसे के साथ उस गजल को सुन रहे थे कि जनाब शायद किसी पुराने मैगजीन से या सामा से उठाकर लेकर आए हैं और हमको ये गजल सुना रहे हैं। बस चाय पी रहे हैं, गजल का मजा ले रहे हैं, इधर लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं और बाबू लोग इस बात से अनजान हैं। वो अपने चाय पानी में और गजल में डूबे हुए हैं। ये दफ्तर के अंदर का हाल है। उतने में जब दफ्तरी गजल सुना रहा है, उतने में एक मोटे मूंछ वाला एक आदमी उस सरकारी दफ्तरी से पूछ लिया कि अजीत साहब, ये शेर आज ही कहे हैं या पहले कहे हुए शेर आज अचानक याद हो आया है। किसी सरकारी दफ्तरी ने मजाक में पूछ लिया कि अजीत साहब, ये जो शेर आप गजल जो सुना रहे हैं, ये ताजा है या फिर पहले सुनाए हुए गजल फिर से आप तो नहीं सुना दे रहे हैं हमको, कहीं ये पुराना वाला तो नहीं है। कहते हुए उसने धीरे से आंख दबा दी, आंख मार दी। उसको लगा कि शायद कोई पुराना गजल है। सांवले चेहरे और घनी मूंछ वाले एक बाबू ने बाईं आंख को जोर से जरा सा दबाकर पूछा। आसपास खड़े सब लोगों के चेहरे खिल गए। जैसे वो बाबू पूछे कि जनाब, ये ताजा गजल है, कहीं पुराना गजल फिर से याद आ गया और फिर से सुना देते हो आप। कहते जब वो उसने बाएं आंख दबा दिया तो आसपास के लोग हंस पड़े और उनका चेहरा खिल गया। अब अजीत साहब थोड़ा सा अपमान महसूस करते हुए, इंसल्ट महसूस करते हुए अदालत में जैसे हल्फियां देते हैं, बयान अदालत में हल्फियां देने के लहजे में जनाब ने कहा, ये बिल्कुल ताजा गजल है। हाँ, अगर इससे पहले भी इसी वजन पर कोई और चीज कही हो तो याद नहीं। बोला जनाब एकदम ताजा गजल है,
हाँ, अगर इससे पहले इसी वजन का, इसी बराबर कोई गजल अगर आपसे कही हो तो मुझे फिर याद नहीं। और फिर आंखों से सबके चेहरे को टटोलते हुए वे हल्की हंसी के साथ बोले। और इतना कहने के बाद अजीज साहब धीरे से आंखों से सबके चेहरे को टटोले, मतलब सबको देखे कि लोग मेरी बात पर यकीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आंखों से सबको टटोलते हुए, सब लोगों के ऊपर नजर घुमाते हुए जनाब जरा हल्की मुस्कान के साथ बोले, अपना दीवाना तो कोई सिरचंद ही मुर्तब करेगा। बोला यार, मेरा गजल जो है उसकी मुरीब वही होगा जिसको गजल का कदर हो, जो गजल जानता हो वही मेरे गजल का कदर कर सकता है। हो सकता है आप लोगों को पता ना हो, या फिर इससे पहले मैं इससे ही बड़ा वजनदार कोई गजल आपको सुनाया हो, लेकिन ये एकदम ताजा गजल है। जनाब अपने तरफ से हल्फियां दे दिए, बयान दे दिए, स्टेटमेंट कि एकदम मेरा ताजा गजल है। अब बाबू लोगों की ये मजाक चल रही है, हंसी मजाक कर रहे हैं बाबू लोग, चाय पी रहे हैं। इतने में एक फरमाइशी कहा लगा जिसे सी सी की आवाजों ने बीच में ही दबा दिया। लोग जो हंसी मजाक कर रहे थे कहा लगाकर, हाँ ठहाके लगाकर जो हंस रहे थे, अचानक एक दफ्तरी सी सी आवाज से सबको चुप करा दिया। अब समझ में नहीं आया कि अचानक सबको चुप कराने का क्या मतलब था। इसका कारण भी था। कह के पर लगाई गई इस ब्रेक का मतलब था कि कमिश्नर साहब अपने कमरे में तशरीफ ले आए हैं। ये आदमी जो सबको चुप इसलिए कराया था क्योंकि कमिश्नर साहब अपने दफ्तर में ऑलरेडी तशरीफ ला दिए थे, मतलब कमिश्नर साहब दफ्तर में आ चुके थे, इसलिए सबको इसने चुप करा दिया और सारे चुप हो गए थे। कुछ देर का बखवा रहा जिसमें सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह की फाइल एक मेज से एक्शन के लिए दूसरी मेज पर पहुंच गई। कुछ देर तक खामोशी छाया रहा और इस बीच में सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह की जो फाइल है वो एक मेज से, एक टेबल से और एक टेबल तक एक्शन के लिए ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। बाबू लोग उस फाइल को एक मेज से और एक मेज तक ला चुके थे, मतलब उसकी फाइल फॉरवर्ड हो चुकी थी। सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह मुस्कुराता हुआ हॉल से बाहर चला गया। जैसे सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह की फाइल फॉरवर्ड हो गई, जब उसका काम बन गया, अर्जी मंजूर हो गई, वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर, हॉल से बाहर चला गया। और जिस बाबू के मेज से फाइल फॉरवर्ड हुई थी उन बाबुओं की जेब में 5 रुपए आ चुके थे। कितने रुपए? 5 रुपए फाइल फॉरवर्ड करने के लिए। वो बाबू साहब अपनी जेब को सहलाते हुए 5 रुपए लेकर ये जो चाय पीने में जमघट बना के रखे थे बाबू लोग, इनके बीच में आकर हाजिर हो गए चाय पीने के लिए। अब अजीज साहब जरा से धीमी आवाज में अपना अगला शेर सुनाने लगे और ये बाबू लोग उनके अगला शेर उसी विश्वास के साथ फिर से सुनना शुरू कर दिए। कमिश्नर साहब दफ्तर में आ चुके हैं। बाबू लोग बीच में खड़े होकर चाय की चुस्की लेते हुए गजल का मजा उठा रहे हैं। उतने में कमिश्नर साहब के कमरे से घंटी बजी। साहब कमरे से घंटी हुई। चपरासी जो प्यून, जैसे साहब के कमरे से घंटी बजी, वो चपरासी जो स्टूल के ऊपर बैठा था प्यून, मुस्तौदी से, मतलब स्पीड में, जल्दबाजी में उठते हुए अंदर गया। फिर उसी मुस्तौदी के साथ आकर फिर से स्टूल के ऊपर बैठ गया। अब सवाल ये उठता है, साहब घंटी क्यों बजाई और ये चपरासी मुस्तौदी से गया क्यों, फिर आया क्यों? देखते हैं। चपरासी से खिड़की
का पर्दा ठीक कराकर कमिश्नर साहब ने मेज पर रखे ढेर से कागजों पर एक साथ दस्तखत किए। कमिश्नर साहब घंटी इसलिए बजाई थी क्योंकि खिड़की के पर्दे ठीक करने थे। प्यून से खिड़की के पर्दे ठीक करवाकर मेज के ऊपर जो रखे गए थे ढेर सारे सारे फाइल निकालकर कमिश्नर साहब धड़ाधड़ सबके ऊपर दस्तखत करते ही चले गए और पाइप सुलगाकर रीडर डाइजेस्ट का ताजा अंक बैग से निकाल लिया। सारे फाइल के ऊपर दस्तखत करने के बाद कमिश्नर साहब चुरुट पाइप सुलगाकर, सिगरेट का पाइप सुलगाकर अपने बैग से एक ताजा मैगजीन रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन निकालकर पढ़ना शुरू कर दिए। लेटेशिया बल्ड्रिज का लेख की उसे इतालवी मर्दों से क्यों प्यार है वे पढ़ चुके थे और जो रीडर डाइजेस्ट के मैगजीन में आर्टिकल था लेटेशिया बल्ड्रिज का लेख आर्टिकल इतालवी मर्दों से क्यों प्यार है। ये आर्टिकल जब निकाले वो पहले से आर्टिकल पढ़ चुके थे इसलिए उसको भी उल्टा कर दिए और लेखों में हृदय की शल्य चिकित्सा के संबंध में जेडी रेडक्लिफ का लेख उन्होंने सबसे पहले पढ़ने के लिए चुन रखा था। नेक्स्ट आर्टिकल जेडी रेडक्लिफ का हृदय का शल्य क्रिया हार्ट ऑपरेशन का ब्यौरा डिटेल पढ़ने के लिए जेडी रेडक्लिफ का जो आर्टिकल हार्ट ऑपरेशन के ऊपर वो पहले से पढ़ने के लिए चुनकर रखे थे, निकाल कर रखे थे। पुष्ट 111 खोलकर वे हृदय के नए ऑपरेशन का ब्यौरा पढ़ने लगे। तो जेडी रेडक्लिफ का जो आर्टिकल है हार्ट ऑपरेशन उसके 111 पेज निकालकर हार्ट ऑपरेशन का डिटेल ब्यौरा मतलब डिटेल कमिश्नर साहब पढ़ना शुरू कर दिए। ये चल रहा है, बाबू लोग दफ्तर के बीच खड़े होकर चाय पीते हुए गजल सुन रहे हैं, कमिश्नर साहब आर्टिकल निकालकर पढ़ रहे हैं, लोग बाहर अर्जियां टाइप करवा रहे हैं और नल के पास लाइन में खड़े हुए हैं। चपरासी उदास होकर बैठा हुआ है। ये लगभग का परिवेश उस सरकारी दफ्तर का। तो इतने में तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। कमिश्नर साहब अपने मैगजीन पढ़ने में बिजी हैं, दफ्तर के बाबू लोग चाय पीकर गजल सुनने में मस्त है। तभी दफ्तर के बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा, किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। कंपाउंड में पेड़ के नीचे बिखर कर बैठे लोगों में 4 नए चेहरे आ शामिल हुए थे। पहले से बहुत सारे लोग बुलावे का इंतजार कर रहे हैं, दफ्तर के बाहर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनमें से बाहर से 4 और लोग आकर शामिल हो गए, वो भी बुलावे का इंतजार कर रहे थे। अब वो 4 लोग कौन है? उन 4 लोगों में एक अधेड़ आदमी था जिसने अपनी पगड़ी जमीन पर बिछा ली थी और हाथ पीछे करके तथा टांगे फैलाकर उस पर बैठ गया था। वो जो 4 लोग नए लोग आकर शामिल हुए उनमें एक अधेड़ आदमी था, जट पंजाबी था। वो अधेड़ आदमी ने मतलब एज्ड आदमी, उस बूढ़े ने क्या किया, पगड़ी खोल दिया, नीचे पगड़ी बिछा दिया और दोनों हाथ पीछे करके दोनों टांग सामने फैलाकर उस चादर के ऊपर बैठ गया। पगड़ी के सिरे की एक तरफ उससे जरा बड़ी उम्र की एक स्त्री और एक जवान लड़की बैठी हुई थी। उस पगड़ी के एक सिरे में, एक एंड में उस अधेड़ आदमी से उम्र में और थोड़ी सी बड़ी एक औरत और एक जवान लड़की दोनों बैठे हुए थे। दूसरे सिरे में एक दुबला पतला सा लड़का खड़ा होकर आसपास की चीजों को धीरे धीरे घूर रहा था। अधेड़ मर्द की फैली हुई टांगे धीरे धीरे पूरी खुल गई थी और आवाज इतनी ऊंची हो गई थी कि कंपाउंड के बाहर से
भी बहुत से लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींच गया। वो जो अधेड़ आदमी, पूरी तरफ टांग खुल चुकी थी उसकी, और इतने जोर से चिल्ला रहा था कि कंपाउंड के बाहर जो लोग जा रहे थे उनका ध्यान भी उस आदमी की आवाज की तरफ खींचा हुआ चला रहा था। अभी चिल्ला क्यों रहा था और क्या चिल्ला रहा था? वो बोलता हुआ साथ अपने घुटने पर हाथ मार रहा था। जोर जोर से चिल्ला रहा था वो अधेड़ आदमी और अपने घुटनों के ऊपर हाथ मार रहा था। सरकार वक्त ले रही है, 10-5 साल में सरकार फैसला करेगी कि अर्जी मंजूर होनी चाहिए या नहीं। यह आदमी चिल्ला रहा है, बोला सरकारी दफ्तर का काम सरकार वक्त ले रही है, 10-5 साल में सरकार ये तय करेगी कि मेरी अर्जी मंजूर होगी या नहीं होगी। सालों, यमराज भी तो हमारा वक्त गिन रहा है। ये आदमी चिढ़ चुका था सरकारी बाबू लोगों के ऊपर, बोला अबे सालों, अब उधर यमराज भी तो हमारा काउंटडाउन कर रहा है, वो भी हमारा तो वक्त गिन रहा है। उधर वक्त पूरा होगा और इधर तुमसे पता चलेगा कि हमारी अर्जी मंजूर हो गई है। बोला अबे सालों, यमराज उधर हमारा वक्त खत्म कर देगा और इधर पता चला कि हमारी अर्जी मंजूर हो गई, तब तक हम कफन में दफन हो चुके होंगे। तब उस अर्जी के मंजूर होने से क्या फायदा जब हम दुनिया से ही चले गए होंगे। तुम इधर वक्त ले रहे हो और उधर यमराज हमारा वक्त गिन रहा है। यमराज हमारा वक्त खत्म कर देगा और तुम हमारी अर्जी को मंजूर कर दोगे, तब तो हम कफन में दफन हो चुके होंगे। कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो केस जिस मुलजिम के ऊपर चलता है वो केस रफा दफा होने के टाइम पे वो मुलजिम भी रफा दफा हो जाता है। सरकारी काम इतने धीरे से होते हैं, अर्जी मंजूर होते होते अर्जी देने वाला भी इस दुनिया से चला जाता है। अब अधेड़ आदमी ने कहा कि तुम लोग जब तक अर्जी मंजूर करोगे तब तक मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी होगी, यमराज भी मेरा वक्त गिन रहा है, तब अर्जी मंजूर होने का कोई मतलब ही नहीं जब मैं ये दुनिया में ही नहीं रहूंगा। फिर से आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, चपरासी की टांगे जमीन पर पुख्ता होगी। ये आदमी इतने जोर से चिल्ला रहा कि कंपाउंड के बाहर जाने वाले लोगों का ध्यान भी उसकी ओर खींचा हुआ चला आ रहा था। और इस आदमी की आवाज सुनकर चपरासी की दोनों टांगे जमीन की ओर पुख्ता हो गई। चपरासी उठकर खड़ा हो गया और वो सीधा खड़ा हो गया। कंपाउंड में बिखर कर बैठे और लेटे लोग अपनी अपनी जगह पर कस गए और इसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि चपरासी जमीन के ऊपर खड़ा हो गया सीधा, और जो लोग लुढ़क कर बैठे हुए थे पेड़ के नीचे वो सब की पीठ कस लिए, मतलब सब लोग स्टडी होके बैठ गए। सबका ध्यान इस आदमी के ऊपर आ गया, इस बूढ़े के ऊपर जो चिल्ला रहा था। अब वो अधेड़ आदमी आगे बोल रहा है, 2 साल से अर्जी दे रखी है कि सालों जमीन के नाम पर तुमने मुझे जो गड्ढा अलॉट कर दिया है उसकी जगह कोई दूसरी जमीन दो। तो आदमी चिल्ला रहा है, बोले सालों 2 साल से अर्जी दे रखी है कि जमीन के नाम पर तुमने जो गड्ढा मुझे अलॉट कर दिया है उस गड्ढे की जगह कोई दूसरी जमीन दो। मगर 2 साल में अर्जी यहाँ के 2 कमरे ही पार नहीं कर पाई। 2 साल हो चुका है, मैं अर्जी दे रखी है कि मेरे जमीन के नाम पर जो गड्ढा मुझे दियो, गड्ढे की जगह नई जमीन दो, लेकिन 2 साल में वो अर्जी इस दफ्तर के 2 कमरे भी पार नहीं कर पाई, फॉरवर्ड नहीं किया गया उसकी अर्जी को। 2 साल हो चुके थे। वो आदमी अब जैसे एक मजमे में बैठकर तकरीर करने लगा। अब उसको लग रहा था जैसे चारों ओर लोग खड़े हुए हैं, भीड़ जमी हुई है। उस मजमे में बैठकर जैसे वक्ता प्रवक्ता जैसे तकरीर करते हैं वैसे आदमी तकरीर करने लगा, अपना आक्रोश दिखाने लगा। इस कमरे से उस कमरे में जाने में, अर्जी के जाने में वक्त लगता है। अर्जी को
बहुत वक्त तक लगता है। इस कमरे से उस कमरे में जाने में वक्त लगता है। इस मेज से उस मेज तक जाने में भी अर्जी को वक्त लगता है। सरकार वक्त ले रही है। बेचारा मैं यहां भूखा मरते जा रहा हूं और सरकार वक्त ले रही है, अर्जी वक्त ले रही है। 2 साल हो चुके हैं, मेरी अर्जी यहां के 2 कमरे भी पार नहीं कर पाई। लो मैं आ गया हूं आज यहीं पर अपना सारा घर वार लेकर। बोला ले लो यार, वक्त अगर लेना है 2 साल तो ले चुके हो, जितना वक्त लेना ले लो। मैं अपना पूरा घर वार उठाकर आज यहां पर आ चुका हूं। तब तक यहां से नहीं हटूंगा जब तक मेरी अर्जी मंजूर ना हो जाए। चलो आज मैं भी यहां आ गया हूं, पूरा घर वार उठाकर आ चुका हूं, ले लो जितना वक्त तुम्हें लेना है। 7 साल की भूखमरी के बाद सालों ने जमीन दी, वो भी 100 मुर्ले का गड्ढा। बोले साले सरकारी लोग 7 साल की भूखमरी के बाद जमीन दी है 100 मुर्ले का, वो भी एक गड्ढा, 100 मुर्ले का गड्ढा। अर्जी दे रखी थी कि 100 मुर्ले की जगह 50 मुर्ले दे दो, लेकिन जमीन तो दो। लेकिन अर्जी वक्त ले रही है, सरकार वक्त ले रही है। मगर 2 साल से सरकार वक्त ले रही है। मैं भूखा मर रहा हूं और मेरी अर्जी यहां वक्त ले रही है 2 साल से। 2 साल हो चुके और मेरी अर्जी यहां के 2 कमरे भी पार नहीं कर पाई। ले लो यार, जितना वक्त लेना ले लो। आज मैं भी ठान कर आया हूं, यहां से तभी हटूंगा जब मेरी अर्जी मंजूर हो जाएगी। अकड़ के वो अधेड़ आदमी वहां बैठ जाता है। चपरा से अपने हथियार लिए हुए आगे आया, माथे पर त्योरियां और आंखों में क्रोध। प्यून बड़े गुस्से में माथे के ऊपर त्योरियां लेकर, झुरियां लेकर, आंखें लाल लाल करते हुए भीड़ को हटाते हुए उस आदमी के पास पहुंच जाता है और कहता है मिस्टर चल यहां से बाहर। उसने हथियारों की पूरी चोट के साथ कहा चलो। चपरासी लाठी जोर से नीचे मारते हुए कहा ए मिस्टर चल यहां से बाहर, उठे यहां से। अधेड़ आदमी बड़ा जिद्दी था, वो उठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने कहा मिस्टर आज यहां से नहीं उठ सकता। वो आदमी अपनी टांगे थोड़ी और चौड़ी करके बोला। वो अधेड़ आदमी बहुत जिद्दी था, वो अपनी टांगे और थोड़ी सी फैला दी और बोला आज मिस्टर यहां से नहीं उठ सकता। मिस्टर यहां का बादशाह है, आज मैं यहां का बादशाह हूं, बेताज बादशाह। आज मिस्टर यहां से हटेगा नहीं। चपरासी साहब आज यहीं पे बैठा रहूंगा जब तक मेरी अर्जी मंजूर ना हो जाए। मैं आज यहां का बादशाह हूं। पहले मिस्टर देश के बेताज बादशाहों के जय बुलाता था, अब वो किसी को जय नहीं बुलाता, अब वो खुद यहाँ का बादशाह है। जनाब ब्रिटिश जमाने में हम ब्रिटिश सरकारी दफ्तरी लोगों को सलाम ठोकते थे, बादशाह बुलाते थे। आज स्वयं मैं यहाँ का बादशाह हूँ। मैं आज किसी को जय नहीं बुलाता, आज किसी के सामने मैं सलाम नहीं ठोकूंगा। मैं खुद आज यहाँ का बादशाह हूँ और मेरा काम आज होगा, अभी होगा। और जब तक मेरी अर्जी मंजूर नहीं होगी तब तक मैं यहां से हटूंगा नहीं। अकड़ के वो भी बैठ गया। बेताज बादशाह, उसे कोई लाज शर्म नहीं है, उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता। समझे चपरासी बादशाह? बोले जनाब चपरासी बादशाह साहब। समझे बेताज बादशाह, उसे कोई लाज शर्म नहीं, शर्म वरम नहीं है। आज बेताज बादशाह यहां से उठेगा नहीं जब तक काम पूरा नहीं होगा, जब तक अर्जी मंजूर नहीं होगी तब तक ये बेताज बादशाह यहां से उठेगा नहीं। आज इस पर किसी का हुक्म चलेगा नहीं। समझे? अब चपरासी और भी गर्म हो गया। बोला यार आदमी तो अकड़ के बैठ गया। अब चपरासी जब
और गर्म हो गया तो उसने गुस्से में कहा, अभी तुझे पता चल जाएगा कि तुझ पर किसी का हुक्म चलता है या नहीं। चपरासी बादशाह और गर्म हुआ। चपरासी बोला, तो बादशाह यहाँ का, ठीक है, अभी तुझे पता चल जाएगा, रुक, है पुलिस को बुलाने तो दे, जब पुलिस आएगी ना तेरी सारी बादशाही निकाल देगी और तुझे पता चल जाएगा तुझ पर किसी का हुक्म चलता है या नहीं। जैसे ही चपरासी पुलिस का नाम लिया, अभी अधेड़ आदमी और गर्म हो गया। बेताज बादशाह हंसते हुए कहा, हा हा, तेरी पुलिस मेरी बादशाही निकालेगी। बोला, अबे मैं यहां का बादशाह हूं और तेरी पुलिस मेरी बादशाही निकालेगी, तो बुला पुलिस को। मैं पुलिस के सामने नंगा हो जाऊंगा और कहूंगा कि निकाले मेरी बादशाही। हम में से किस किस की बादशाही निकालेगी तेरी पुलिस? देख मेरे साथ और भी 3 बादशाह हैं, है कि नहीं? किस किस की बादशाही निकालेगी तेरी पुलिस? ये हमारे साथ 3 बादशाह और हैं, ये मेरे भाई की बेवा है, ये जो मुझसे उम्र में बड़ी औरत, ये मेरे बड़े भाई की बेवा है, बेवा मतलब विधवा है, उस भाई की जिसे पाकिस्तान में टांगों से पकड़कर चीर दिया गया था, ये मेरी भौजाई है, उस भाई की बेवा है ये, जिसे पाकिस्तान में टांगों से पकड़कर चीर दिया गया था, ये मेरे भाई की लड़की है जो अब ब्याह के लायक हो गई है, और ये जो लड़की है ये मेरे बड़े भाई की बेटी है जो अब ब्याह के लायक हो गई है। इसकी और एक बहन अभी तक पाकिस्तान में है, उसे लाया नहीं गया, और तुम कहते हो पुलिस मेरी बादशाही निकालेगी। बुलाओ पुलिस को। आज मैंने इन सबको बादशाही दे दी है, तो ले आ जाकर अपनी पुलिस की आकर सबकी बादशाही निकाल दे। चपरासी, तू पुलिस लेकर आएगा ना, लेकर आ पुलिस को और बोल पुलिस को कि हम सबकी बादशाही निकाल दे। कुत्ता साला। अब जैसे ही आदमी गुस्से में कुत्ता साला बोल दिया, ये चपरासी और भड़क गया कुत्ता साला सुनकर। अंदर से कई एक बाबू निकलकर बाहर आ चुके थे। कुत्ता साला सुनकर चपरासी आपे से बाहर हो गया। जैसे वो आदमी कुत्ता साला बोला, चपरासी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आपे से बाहर हो गया। तब तक बहुत सारे बाबू लोग आकर वहां खड़े हो चुके थे भीड़ को देखकर और उस आदमी को चिल्लाना सुनकर। वो तेज में उसे बाहों से पकड़कर घसीटने लगा। चपरासी जैसे ही गर्म हुआ, जो उसके साथ उस आदमी को हाथ से बाहों से पकड़कर घसीटने लगा और बूट से 2-3 ठोकर भी उसको मार दी। ये औरत और लड़की चपरासी का गुस्सा देखकर जरा सहम कर बाजू में हो गए, और वो दुबला पतला लड़का रोना शुरू कर दिया था चपरासी की मार देखकर। बाबू लोग भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ाए और उन्होंने चपरासी को उस आदमी के पास से हटा लिया। जैसे ही चपरासी उस आदमी को मारने लगा, तब बाबू लोग भीड़ को हटाते हुए पास आए और चपरासी को उस आदमी से थोड़ा दूर कर दिए। चपरासी फिर भी बड़बड़ाता रहा। कमीना आदमी दफ्तर में आकर गाली देता है। चपरासी का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। बाबू लोग जब हटाए फिर भी वो बड़बड़ा रहा था। कमीना आदमी दफ्तर में आकर गाली देता है, अभी तुझे दिखा देता कौन साला कुत्ता है कि नहीं? ये तो अच्छा हुआ बाबू लोग हमको हटा दिए, वरना अभी इसको बता देता कुत्ता साला कौन है। अब चपरासी बहुत गर्म में था। वो अधेड़ आदमी भी भड़क गया था। 2 साल से इंतजार कर रहा था वो, उसकी अर्जी मंजूर नहीं हो रही थी, अब वो भी भड़का हुआ है। वो चिल्लाना बंद नहीं किया। उसने भी कहा, एक तुम ही नहीं, यहां तुम सब के सब कुत्ते हो। वो आदमी कहता रहा, तुम सब भी कुत्ते हो और मैं भी कुत्ता हूं। वो अधेड़ आदमी जट पंजाबी बोला, यार एक तू ही नहीं, तुम सब के सब सरकारी बाबू लोग सब के सब कुत्ते हो, तुम भी कुत्ते हो और मैं भी कुत्ता हूं। फर्क इतना है कि तुम लोग सरकार के कुत्ते हो और हम लोगों की हड्डियां चूसते हो और सरकार की तरफ से भौंकते हो। बड़ा फर्क इतना, तुम लोग सरकारी कुत्ते हो, सरकार की तरफ से हमारी हड्डियां चूसते हो और सरकार की तरफ से
भौंकते हो, लेकिन मैं परमात्मा का कुत्ता हूं, उसकी दी हुई हवा पानी खाता हूं और उसके तरफ से तुम्हारे ऊपर भौंकता हूं। मैं उसके घर की रखवाली करता हूं, क्योंकि परमात्मा का घर इंसाफ का घर है और मैं परमात्मा का कुत्ता हूं। मैं उसके इंसाफ के घर की रखवाली करता हूं, बचाव करता हूं। तुम सब उसके इंसाफ के दौलत के लुटेरे हो। तुम जितने सरकारी बाबू लोग हो, तुम सब परमात्मा की इंसाफ के दौलत के लुटेरे हो। तुम लोग, तुम पर भोंकना हमारा फर्ज है, मेरे मालिक का फरमान है, मेरे मालिक वाहेगुरु का फरमान आदेश है कि तुम पर भौंकू। तुम सब सरकारी कुत्ते मेरे मालिक के इंसाफ को लूटते हो। तुम लोग हरामखोर हो, तुम लोग इंसाफ रूपक दौलत के लुटेरे हो, इसलिए तुम पर भौंकना मेरा फर्ज है, मेरे मालिक का फरमान है, मेरे मालिक का आदेश है। मेरा तुमसे असली बैर है। कुत्ते का बैरी कुत्ता होता है, तुमसे असली बैरी दुश्मनी मेरी है। कुत्ते का दुश्मन कुत्ता होता है। तुम भी कुत्ते और मैं भी कुत्ता हूं। तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, लेकिन यहां मैं अकेला हूं और तुम बहुत सारे लोग हो। इसीलिए तुम सब मिलकर मुझे मारो, मुझे यहां से निकाल दो, लेकिन मैं फिर भी भौंकता रहूंगा। और तुम इतने सारे सरकारी लोग हो, मैं अकेला हूं। तुम लोग मुझे मारकर यहां से निकाल सकते हो, लेकिन तुम भले ही मुझे यहां से निकाल दो, लेकिन मैं भौंकना बंद नहीं करूंगा। मैं भौंकता रहूंगा, क्योंकि मैं परमात्मा का कुत्ता हूं। परमात्मा की तरफ से तुम लोगों पर भौंकना मेरा फर्ज है। मैं भौंकता रहूंगा, चाहे तुम मुझे यहां से निकाल दो या कुछ भी कर लो, लेकिन मैं भौंकना बंद नहीं करूंगा। तुम मेरा भौंकना बंद नहीं कर सकते। मेरे अंदर मेरे मालिक का नूर है, मेरे वाहेगुरु का तेज है। कहते तुम मेरा भौंकना बंद नहीं कर सकते, मेरे वाहेगुरु मेरे साथ है। मैं जट पंजाबी हूं, मेरे मालिक का नूर चमक मेरे अंदर है, मुझे उससे ताकत मिलती है और उसी ताकत के बल पर ही मैं तुम लोगों पर भौंकता रहूंगा। और तब तक भौंकता रहूंगा जब तक तुम्हारा कान ना फट जाए। यह अधेड़ आदमी बहुत जिद्दी था, इसने भी पीछे नहीं हटा। मुझे जहां बंद कर दोगे वहां से भौंकूंगा और भौंक भौंक कर तुम लोगों के कान फाड़ दूंगा। तब तक भौंकता रहूंगा जब तक तुम लोगों के कान से खून ना निकल जाए। साले आदमी के कुत्ते, झूठे हड्डियों पर मरने वाले कुत्ते, दुम हिला हिलाकर जीने वाले कुत्ते। बस अब इतने सारे कुत्ते उसने बोल दिया कि वहां खड़े लोगों का दिमाग खराब हो गया। बाबा जी बस करो। एक सरकारी दफ्तर हाथ जोड़कर बोला कि बाबा साहब, बाबा जी बस करो, बस कान से बस खून की अब जान निकलने वाली है। बहुत बोल दिया आपने, अब हमारे ऊपर थोड़ा रहम करो, दया करो, है ना। हम लोगों पर रहम खाओ और अपनी ये संतवाणी बंद करो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा केस क्या है। बोला बाबा जी बहुत हो गया, हमारे कान से खून निकल चुका है। अब बताइए आपका नाम क्या है और आपका काम क्या है, किस काम से आप यहाँ आए हो। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। जैसे सरकारी बाबू लोग पूछे बताओ तुम्हारा नाम क्या और काम क्या है, तब अधेड़ आदमी कहता है मेरा नाम है 1226/7। बोला जनाब मेरा नाम है 1226/7, मतलब 1226/7। मेरे माँ बाप जो नाम दिए थे वो नाम मैं भूल चुका हूँ। तुम्हारे सरकारी कुत्तों ने माँ बाप का दिया हुआ नाम खा चुके हैं। ये नाम तुम्हारे सरकारी दफ्तर की तरफ से मिला हुआ है 1226/7। परमात्मा का कुत्ता 1226/7। ये नाम डायरी में लिख लो, याद कर लो। परमात्मा का कुत्ता 1226/7, ये नाम तुम्हारे दफ्तर से ही मुझे मिला हुआ है। मेरा ये नाम याद कर लो, वाहेगुरु का कुत्ता 1226/7।
7। अब यही नाम मेरा बच गया है, इसे याद कर लो तुम लोग। बाबा जी आज जाओ, कल या परसों आ जाना, तुम्हारी अर्जी की कार्रवाई तकरीबन पूरी हो चुकी है। किसी एक सरकारी बाबू ने बोला कि बाबा जी एक काम करो, तुम्हारा काम हो चुका है, तुम्हारी अर्जी मंजूरी तकरीबन पूरी हो चुकी है, आज जाओ कल आ जाना। अब अधेड़ आदमी तो भड़का हुआ था, ये तो ठान के बैठा था कि आज काम होगा और अभी होगा, तो इससे भी जाना मंजूर नहीं था। बोला और मैं खुद ही तकरीबन पूरा हो चुका हूं। बोला अर्जी मंजूर अगर तकरीबन पूरी हो चुकी है और मैं भी इधर तकरीबन पूरा हो चुका हूं, 2 साल से चक्कर लगाते। अब देखना यह है कि पहले कार्रवाई पूरी होती है या पहले मैं पूरा होता हूं। बोला जनाब अब बस एक ही बात बची है, देखते हैं आपकी कार्रवाई पहले पूरी होती है या पहले मैं ही पूरा हो जाता हूं। कह देना हमें आप पर भी यकीन है, हमें मौत पर भी यकीन है, हमें आप पर भी यकीन है, हमें मौत पर भी यकीन है। देखना तो ये है कि पहले आप आते हैं या पहले मौत, हमें दोनों का इंतजार है। अब देखा जाएगा पहले आपकी कार्रवाई पूरी होगी या पहले मैं पूरा हो जाऊंगा और कफन में दफन हो जाऊंगा, देखा जाएगा। अब देखना यह है कि पहले कार्रवाई पूरी होती है या पहले मैं पूरा होता हूं। एक तरफ सरकार का हुनर है, आप लोगों के पास सरकार का हुनर है, और दूसरी तरफ मेरे पास परमात्मा का हुनर है। तुम्हारा तकरीबन अभी दफ्तर में ही रहेगा और मेरा तकरीबन कफन में पहुंच जाएगा। बोला जनाब तुम्हारा ये जो तकरीबन ये सरकारी दफ्तर तक ही रहेगा और मेरा तकरीबन कफन तक पहुंच जाएगा। एक दिन में कफन में दफन हो जाऊंगा। जब तक तुम्हारी सरकारी कार्रवाई पूरी होती है तब तक मैं इस दुनिया से ही चला जाऊंगा। और आप कहते हो कि तकरीबन कार्रवाई पूरी हो चुकी है। देखते हैं पहले कार्रवाई पूरी होती है या पहले मैं पूरा हो जाता हूं। सालों ने सारी पढ़ाई खर्च करके 2 लफ्ज इजाद किए हैं। बोले साले सरकारी दफ्तर लोग सारी पढ़ाई खर्च करके 2 वर्ड सीख कर बाहर आए हो, 2 लफ्ज ही सीख कर बाहर आए हो, शायद और तकरीबन। शायद आपके कागज ऊपर चले गए हैं, तकरीबन कार्रवाई पूरी हो चुकी है। जिंदगी भर तो यही वर्ड कहते रहे कि शायद आपकी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, आपके कागज ऊपर चले गए हैं, कार्रवाई तकरीबन पूरी हो चुकी है। या तो शायद या फिर तकरीबन। शायद से निकालो और तकरीबन में डाल दो, फिर तकरीबन से निकालो और शायद में गर्क कर दो। अगर शायद बोल चुके हो तकरीबन बोलो, तकरीबन बोल चुके हो तो फिर शायद बोलो। 2 साल से यही नौटंकी चलता आ रहा है और मुझे यही बात आप लोग सुनाते हो। शायद और तकरीबन बहुत हो चुका है। अब और शायद और तकरीबन ये दोनों मैं अपने घर पर छोड़कर आ गया हूं। मेरा काम अगर होना है आज ही होगा और अभी होगा। ये शायद और तकरीबन सुनने के मूड में अब मैं बिल्कुल नहीं हूं। अपनी जिद पर अड़ा हुआ अधेड़ आदमी वहीं पर ही बैठ गया। अब बाबू लोग उसे समझाने में नाकाम रहे, निराश हो गए। वो आदमी बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं था और बाबू लोग भी तंग आ चुके थे। कहता है तुम्हारे शायद और तकरीबन के ग्राहक ये सब खड़े हैं, अब ये ठगी इनसे करो। ये बाकी लोग जो लाइन में खड़े ना चुपचाप मुंह खोलते नहीं है, अब इनके सामने तुम ये तकरीबन शायद की जो ठगी करते रहते हो ना, इनके सामने करो। मेरे पास ये सब चलेगा नहीं। मेरा काम अगर होना है तो आज ही होगा, अभी होगा, वरना मैं यहां से हटूंगा नहीं। एकदम जिद पकड़कर वो अधेड़ आदमी बैठ गया है। बाबू लोग अपनी सद्भावना के प्रभाव से निराश होकर एक एक करके अंदर लौटने लगे। बैठा है बैठा रहने दो, बकता है बकने दो, साला बदमाश से काम निकालना चाहता है, लेट हिम बार्क हिमसेल्फ टू डेथ। अब बाबू लोग परेशान हो चुके थे।
उसे कोई भी समझा नहीं पा रहा था। तो बोले यार ठीक है, अब आदमी तो समझ नहीं रहा है, ठीक है अगर बैठा है बैठा रहने दो, बकता है तो बकने दो, बदमाश से काम निकालना चाहता है, लेट हिम सेल्फ टू डेथ, मतलब मरने दो साले को, चिल्लाने दो उसको, बस चलो। बाबू लोग एक एक करके वहां से चले गए। जब उनको ये एहसास हो गया कि आदमी अब यहां से जाने वाला नहीं है, तो बाबू लोग ही वहां से चल दिए। बाबुओं के साथ चपरास भी बड़बड़ाता हुआ अपने स्टूल पर लौट गया। मैं साले के दांत तोड़ देता। अब बाबू लोग तो हकीम है और हकीमों का कहा मानना पड़ता है। चपरासी भड़क गया था, बोला साले के दांत तोड़ देता आज। और बाबू लोग तो हकीम लोग है, हकीमों का कहा तो मानना पड़ेगा, इसलिए इसको छोड़ दिया, वरना आज इसको दांत तोड़ देता। कुत्ता साला बोल दिया था चपरासी को। वो भड़का हुआ अभी तक और जाकर अपने स्टूल के ऊपर बैठ गया। तभी भीड़ में से कोई एक सज्जन बोले, उड़ी बाबा शांति से काम लो। बोले अरे बाबा चिल्लाओ मत, जरा शांति 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 से काम लो। यहाँ मिन्नतें चलती है, पैसा चलता है, धौंस नहीं चलती। बोले जनाब यहाँ मिन्नतें चलती है, रिक्वेस्ट, धौंस नहीं चलती, यहाँ पैसा पैसा चलता है। भीड़ में से कोई उसे समझाने लगा। वो अधेड़ आदमी और भी भड़क गया, जो बैठा हुआ था उठकर खड़ा हो गया। बोला मगर परमात्मा हुकुम हर जगह चलता है। बोला चलेगा क्या नहीं? चलेगा। परमात्मा का हुकुम हर जगह चलता है, यहां भी चलता है, वहां भी चलता है और चलेगा। वो अपनी कमीज उतारता हुआ बोला। वो आदमी अधेड़ आदमी अपना कमीज शर्ट निकाल दिया और निकालते हुए कहा, और परमात्मा के हुक्म से आज बेताज बादशाह, बोला मैं परमात्मा के हुक्म से यहाँ आया हूँ और परमात्मा के हुक्म से आज बेताज बादशाह नंगा होकर कमिश्नर साहब के कमरे में जाएगा। आज वो नंगी पीठ पर साहब के डंडे खाएगा। आज वो बूटों की ठोकरे खाकर प्राण देगा। कमिश्नर साहब के बूट के ठोकरे खाकर आज जान देगा। जान चली जाएगी, लेकिन आज ये बेताज बादशाह यहां से तब तक नहीं हटेगा जब तक उसकी अर्जी मंजूर ना हो जाए। लेकिन वो किसी की मिन्नत नहीं करेगा, किसी को पैसा नहीं चढ़ाएगा। वो आदमी जो समझा था यहां मिन्नतें चलती है, पैसा चलता है, बोला आज वो किसी की मिन्नत नहीं करेगा, किसी को पैसा नहीं चढ़ाएगा, किसी को पैसा नहीं देगा। ये परमात्मा का हुक्म है। किसी की पूजा नहीं करेगा। जो वाहेगुरु की पूजा करता है वो, और इससे पहले कि वो अपने कहे को किए में परिणत करता, जो एक आदमियों ने बढ़कर तहमत की गांठ पर रखे उसके हाथ पकड़ लिए। इससे पहले कि परमात्मा कुत्ता बेताज बादशाह अपनी कहे पर अड़े रहता और सचमुच नंगा होकर कमिश्नर साहब के दफ्तर में चला जाता, 2-3 लोग आगे आए और तहमत से, मतलब गमछे के ऊपर से जो हाथ रखा था उसके हाथ दोनों पीछे से कस के पकड़ लिए। बेताज बादशाह उनसे अपना हाथ छुड़ाने के लिए संघर्ष करता रहा और इधर जोर जोर से बोलता रहा, मुझे जाकर पूछने दो कि क्या महात्मा गांधी ने इसलिए इन्हें आजादी दिलाई थी। बोला बे बेशरम लोग, एक तो तुम लोग जाके पूछते नहीं हो, अगर मैं पूछना चाहता हूं मेरे हाथ क्यों पकड़ते हो? मुझे जाकर पूछने दो कि महात्मा गांधी के इसलिए ने आजादी दिलाई थी कि आजादी के साथ इस तरह संभोग करे, उसकी मिट्टी खराब करे, महात्मा गांधी के नाम को बदनाम करे, उसके नाम पर कलंक लगाए, उसे टके टकी फाइलों में बंद करके महात्मा गांधी को जलील करे, इसलिए महात्मा गांधी इनको आजादी दिलाई थी। ये मैं पूछना चाहता हूं और तुम लोग मेरे हाथ क्यों पकड़ते हो? छोड़ो, मुझे जाकर पूछने दो। लोगों के दिलों में उनके लिए नफरत पैदा करे, लोगों के दिलों में महात्मा गांधी के लिए नफरत पैदा करे और लोगों को जलील करे। इंसान के तन पर कपड़े देखकर बात इन लोगों की समझ में नहीं आती है। बोले जनाब मैं भी 2 साल तक बड़ी मर्यादा के साथ, सम्मान के साथ
इन लोगों को बोलता रहा, समझाता रहा, लेकिन इंसान के तन पर कपड़े देखकर इन लोगों को बात समझ में नहीं आती। इनके कान तभी खुलते हैं जब इंसान चिल्लाता है, इसलिए इनके कान खड़े करने के लिए इनके सामने चिल्लाना जरूरी है। और ना सम्मान के साथ बोलना मुझे भी आता है, और 2 साल तक सम्मान के साथ ही मैं भी बोलता रहा, लेकिन इन लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंगती, इसलिए चिल्लाना पड़ता है, इसलिए चिल्लाना जरूरी है। इसलिए मुझे जाकर पूछने दो तो उनको। शर्म तो उसे होती है जो इंसान हो। मतलब शर्म किसे होती है? जो इंसान, उसको शर्म है। मैं तो कहता हूं मैं इंसान नहीं, परमात्मा का कुत्ता हूं, मुझे कोई शर्म वरम नहीं है। मैं चिल्ला रहा हूं, चिल्लाता रहूंगा, तब तक चिल्लाता रहूंगा जब तक मेरी अर्जी मंजूर ना हो जाए। मुझे आज कोई भी नहीं रोक सकता, मैं यहां का बादशाह हूं। अक्कड़ के बैठा हुआ वो अधेड़ आदमी। सहसा भीड़ में एक दहशत सी फैल गई, तो अचानक वहां एक आतंक सा माहौल बन गया। लोग आतंकित हो गए, पता नहीं ये आदमी क्या कर बैठेगा। कमिश्नर साहब अपने कमरे से बाहर निकल आए थे, तो लोगों की भीड़ देखकर और आदमी के चिल्लाना सुनकर कमिश्नर साहब कमरे से बाहर आ गए। उनको बाहर आना ही पड़ा। वे माथे की त्योरियां और चेहरे की झुर्रियों को गहरा किए भीड़ के बीच में आ गए। कमिश्नर साहब के माथे पर त्योरियां दिखाई देने लगी। वो गुस्से को और ज्यादा गहरा करते हुए कमिश्नर साहब उस भीड़ के पास आकर बीच में खड़े हो गए। क्या बात है, क्या चाहते हो तुम? कमिश्नर साहब भीड़ के बीच में आए और उस अधेड़ आदमी से पूछा, क्या बात है, क्यों चिल्लाते हो, क्या चाहते हो तुम? वो अधेड़ आदमी एक ही दृष्टि में कमिश्नर साहब की ओर देखता है और कहता है, आपसे मिलना चाहता हूं साहब। 100 मुरले का एक गड्ढा मेरे नाम अलॉट हुआ है। आपके सरकारी दफ्तर ने मुझे 100 मुरले का गड्ढा दिया है, मेरे नाम पे अलॉट किया, जमीन के नाम पर। वो गड्ढा आपको वापस करना चाहता हूं। बोला, गड्ढे में क्या करूं? उस गड्ढे में क्या बाप दादा की अस्थियां थोड़ी गाड़ूंगा मैं। वो 100 मुरले का गड्ढा मैं आपको वापस करना चाहता हूं, ताकि सरकार उसमें एक तालाब बनवा दे। अक्सर लोग आकर उस तालाब में मछलियां मारा करे, या फिर उस गड्ढे में एक तहखाना बना दे, जहां मेरे जैसे कुत्ते भोगने के लिए आएंगे, उनको उस तहखाने में बंद कर दिया जाए। अब मैं क्या करूं 100 मुरले का गड्ढा लेकर? उसमें बाप दादा की अस्थियां थोड़ी गाड़ूंगा मैं। इसलिए आपको वो गड्ढा वापस करने के लिए मैं आया हूं। ये बात अधेड़ आदमी कमिश्नर साहब से कहता है। कमिश्नर साहब गुस्सा हो गए, बोले, ज्यादा बकबक मत करो, अपना केस लेकर मेरे पास आओ। कमिश्नर साहब बोले, बहुत बकबक कर लिया, आप ज्यादा बकबक मत करो, अपना केस लेकर मेरे पास आओ। बोला, मेरा केस मेरे पास नहीं है साहब। बोला, मेरा केस मेरे पास नहीं है, वो आपके पास है। वो केस आपके पास है, 2 साल से सरकार के पास है, आपके पास है। मेरे पास अपना शरीर और 2 कपड़े हैं। बोले, जनाब, केस मेरे पास नहीं है, आपके पास है, सरकार के पास है। मेरे पास ये शरीर है और ये 2 जोड़े कपड़े ही है, और कुछ नहीं है। 4 दिन बाद ये भी नहीं रहेंगे, इसलिए इन्हें आज ही उतार देता हूं। 4 दिन के बाद ये कपड़े भी नहीं रहेंगे, ये शरीर भी नहीं रहेगा जनाब, इसलिए कपड़े आज ही उतार देता हूं। इसके बाद बाकी सिर्फ 1226/7, ये कपड़े निकालने के बाद मेरे पास बचेगा सिर्फ 1226/7, जो नंबर, जो नाम आपके दफ्तर के द्वारा दिया गया है। उसके सिवा और कुछ भी मेरे पास बचेगा नहीं, बस उतना ही बचेगा मेरे पास। 1226/7 को मार मार कर परमात्मा के हजूर में भेज दिया जाएगा। कहता, और जनाब, मेरे पास जो 1226/7 बचा रहेगा, उस 1226/7 यानी कि मुझे मार मार कर आपके सरकारी लोगों ने परमात्मा के हजूर में पेश कर देंगे। मेरे पास और कुछ भी नहीं बचेगा। आपको कहने के लिए
या आप सुनने के लिए। तो कमिश्नर साहब पूरी तरह चिढ़ गए थे, बोले ये बकवास बंद करो और मेरे साथ कमरे में आओ। कहते कमिश्नर साहब अपने कमरे में चले गए। ये अधेड़ आदमी भी अपना कुर्ता कंधे में डाला और एकदम हीरो की तरह कमिश्नर साहब के पीछे पीछे उनके दफ्तर में हाजिर हो गया। 2 साल चक्कर लगाता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। ये आदमी 2 साल तक सरकारी दफ्तर में चक्कर काटता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। खुशामदें करता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। वास्ते वाहेगुरु का वास्ता देता रहा, फिर भी किसी ने बात नहीं सुनी। आज इस कदर चिल्लाया कि कमिश्नर साहब को मजबूरन ये कहना पड़ा कि मेरे साथ दफ्तर में आओ, कभी तो काम बनेगा। यही सरकारी दफ्तर है, अगर चिल्लाओगे नहीं तो भीड़ में ही रह जाओगे। काम उसी का बनता है जो चिल्लाता है, जो सरकारी बाबुलों की दृष्टि आकर्षित करता है, वरना भीड़ में तो बहुत सारे लोग हैं, सबकी बात सुनी नहीं जाती। यह आदमी 2 साल तक मिन्नतें करता रहा, वाहेगुरु का वास्ता देता रहा, खुशामद करता रहा, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। आज जब चिल्लाया तब कमिश्नर साहब उसे कमरे में बुलाए। चपरासी ने उसके लिए चिप उठा दी और वो कमिश्नर साहब के कमरे में दाखिल हो गया। जैसे वो आदमी गया, चपरासी वो चिप उठा दिया, लकड़ी उठा दिया और ये कमिश्नर साहब के कमरे में दाखिल हो गया। जो फाइलें, जो अर्जियां 2 साल तक एक कमरे से दूसरे कमरे तक जा नहीं पाई थी, वो सारे फाइलें हिलने लगी। घंटी बजी, कमिश्नर साहब उस केस से जुड़े सारे अफसरों को बुलाए। आधे घंटे के अंदर अर्जी मंजूर हो गई, फाइल रफा दफा हो गया और बेताज बादशाह मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। जो काम 2 साल तक नहीं हो पा रहा था, आधे घंटे के अंदर वो काम निपट गया। उत्सुक आंखों की भीड़ ने उसे आते देखा तो वह फिर बोलने लगा। जैसे बेताज बादशाह बाहर सीना चौड़ा करके आया, बाहर जो भीड़ खड़ी थी बड़ी उत्सुकता के साथ उसको देख रहे थे। जब भीड़ उसको देखी तब वो आदमी रुका और कहा, चूहों की तरह बिटर बिटर देखने से कुछ नहीं होता, भौंको भौंको, सबके सब भौंको। आदमी बोला, अबे मुझे बिटर बिटर चूहों की तरह देखने से क्या होता है, भोंको कुत्तों भोंको, इतना भोंको कि भोंक भोंक के इन सालों के कान फाड़ दो। जब इन कमीनों के कान से खून निकलेगा नहीं तब तक ये लोग तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं। इतना भोंको कि इनके कान फट जाए। चुपचाप खड़े रहोगे तो जिंदगी भर खड़े ही रहोगे, अर्जियां टाइप करवाते रहोगे, नल का पानी पीते रहोगे, लेकिन ये सरकारी लोग तुम्हारा काम नहीं करेंगे। इसलिए भोंको कुत्तों भोंको, इनके कान फटने तक भोंको। उसकी भौजाई दोनों बच्चों के साथ गेट के पास खड़ा इंतजार कर रही थी। उसकी भौजाई भाभी जो है अपने दोनों बच्चों को लेकर गेट के पास इंतजार कर रही थी। बेताज बादशाह कमीज कंधे में डालकर दोनों बच्चों के कंधे पर हाथ रखकर सचमुच बेताज बादशाह की तरफ बाहर निकल गया, चला गया। फिर जाते जाते वह कहने लगा, हैदर हो तो सालों साल मुंह लटकाए खड़े रहो। और बेताज बादशाह जाते जाते फिर से भीड़ को कहा, अगर हैदर हो मतलब अगर अपने आप को इज्जतदार समझते हो और इज्जतदार दिखाना चाहते हो तो सालों साल लाइन में खड़े रहो, अर्जियां टाइप करवाते रहो, नल का पानी पीते रहो और यहाँ हर सुबह आकर हाजिरा देते रहो। नहीं, अगर काम बनाना चाहते हो तो बेहिया बनो। अगर बेहिया बनोगे तो ही काम बनेगा। जब तक हायेदार इज्जतदार बनकर रहोगे
जब तक इज्जत इनको दिखाते रहोगे तब तक काम बनेगा नहीं। अगर काम बनाना चाहते हो तो मेरी तरह बेहिया बनो, चिल्लाओ, भोंको, तब जाकर तुम्हारा काम बनेगा। बेहिया 1000 बरकत है, वो सा रुका और जोर से हंसा, फिर चला गया। साइक्लोन, तूफान, ये सब चले जाने के बाद चारों ओर खामोशी छा जाती। ठीक उसी तरह ये जट पंजाबी, वो अधेड़ आदमी तूफान की तरह आया था, साइक्लोन की तरह हंगामा मचाया और चुपचाप वहां से चला गया। वो तो कुत्ता था इसीलिए भूखा, लेकिन बाकी जो लोग थे वहां पे, जो लाइन में इंतजार कर रहे थे, वो अपने आप को आदमी समझते थे। कुत्ते भोंकते हैं, आदमी तो भोंकता नहीं है। वैसे वो सब लोग अपने आप को बड़े इज्जतदार मानते थे और उनको इज्जत का ख्याल था, इसलिए वो लोग उसी की तरह चिल्ला नहीं पाए। वो आदमी आया, हंगामा किया, काम बन गया और वहां से चला भी गया। उसके चले जाने के बाद कंपाउंड में और आसपास मातमी वातावरण पहले से और गहरा हो गया। जैसे वो आदमी चला गया, वहां का वातावरण में फिर से वही खामोशी, निस्तब्ध था, चारों ओर छा गई। लोग पहले से ज्यादा खामोश हो गए, सारे चुपचाप बैठ गए। भीड़ धीरे धीरे बिखर कर अपनी जगहों पर चली गई। जो भीड़ जमी हुई थी, वो भीड़ वहां से बिखर कर अपनी अपनी जगह चली गई। सब लोग पहले जैसे सिर लटकाए हुए ऐसे बैठ, जैसे मातम मनाने के लिए आए हों, फिर से सब लोग वैसे ही चुपचाप बैठकर बुलावे का इंतजार करते रहे। सामने के कैंटीन का लड़का बाबू कमरे में एक सेट चाय ले गया। अब इस अधेड़ आदमी के कारण बाबू लोगों का दिमाग खराब हो गया था, सबका दिमाग गर्म हो चुका था। तो कैंटीन का लड़का एक ट्रे में चाय सजाकर बाबू लोगों के लिए चाय लेकर जाता है दफ्तर में। अर्जनविस की मशीन चलने लगी। फिर अर्जनविस जो अर्जियां टाइप कर रहा है, उसकी मशीन फिर से चलने लगी, टिक टक साउंड के साथ। बाप का नाम, माँ का नाम, तुम्हारा नाम, गांव का नाम, केस, वो पूछता रहा, पसीना बहता रहा, अर्जियां टाइप करता रहा। और कुछ दूर उसी मूढ़े पर बैठकर उसका बच्चा फिर से अंग्रेजी राइम्स पढ़ने लगा। PEN पेन, पेन माने कलम, HEN हैन, हैन माने मुर्गी, DEN डैन, डैन माने अंधेरी गुफा। फिर जैसा था परिवेश वैसा ही बन गया। एक परमात्मा कुत्ता आया था, भोंका, काम बन गया, वो चला गया। बाकी लोग अपने आप को इंसान समझते थे। भोंकना उन्हें पसंद नहीं था, चिल्लाना उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए वो लोग चुपचाप फिर से बुलावे का इंतजार करते रहे, अर्जियां मंजूर होने का इंतजार करते रहे। और सरकारी दफ्तर में जो सन्नाटा पहले छाया हुआ था, वही सन्नाटा, वही मातम चारों ओर फिर से पसर गया था। उम्मीद करता हूं ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे झांसी की रानी। जिन जिन के पास बुक है, टेक्स्ट बुक है, पहले से झांसी की रानी कविता थोड़ा पढ़ लो, फिर जब नेक्स्ट वीडियो में देखोगे तो इजी में समझ पाओगे। झांसी की रानी पहले से पढ़ लो, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे झांसी की रानी कविता। हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, बाय।